क्या दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी करीबन 32 कारों में बम रखकर पहुंचाने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी करीबन 32 कारों में बम रखकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाने की फिराक में थे। आतंकवादियों की मंशा पूरी दिल्ली समेत देश में सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट करने की थी। इसके अलावा कई खुलासे हुए हैं, उनको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आतंकियों के खिलाफ एक्शन की। वो समझ लेते हैं। 13 नवंबर की रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी का घर आईईडी ब्लास्ट से पूरी तरह उड़ा दिया। फिर बुलडोजर ने पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया। ये एक्शन एक संदेश है कि जो भी भारत की धरती पर आतंकवाद फैलाएगा उसका यही हश्र होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाके करना चाहते थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया तो घबराए हुए डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में यह धमाका कर दिया। इस पूरे प्लान के लिए आतंकियों ने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामान भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इकोस्पोर्ट और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं। जांच एजेंसियों को अब तक 3 कारें बरामद हो चुकी हैं, बाकी गाड़ियों की तलाश की जा रही है। 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वो इसी सीरियल अटैक का हिस्सा था। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब समझते हैं कि उस दिन डॉक्टर उमर ने क्या किया। जांच में अब तक 8 सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुके हैं जो उमर की पूरी मूवमेंट को दिखाते हैं। सुबह 8:13 पर उमर ने हुंडई i20 कार, जिसका नंबर था HR26CE7476, उसे लेकर फरीदाबाद से बदरपुर टोल के रास्ते दिल्ली में एंट्री की। यह वीडियो साफ दिखाता है कि वो पूरी योजना के साथ दिल्ली आया था। दोपहर 2:05 पर उमर की कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से गुजरी। ये जगह संसद भवन से महज 3 किलोमीटर दूर है। फिर वो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंचा, जहां का भी वीडियो सामने आया है। शाम 6:22 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से बाहर निकली। फिर वो दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से गुजरती रही। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने के बाद उमर ने 400 मीटर आगे जाकर यू टर्न लिया। ये यू टर्न कोई गलती नहीं थी, ये लाल किले के सबसे करीब पहुंचने की पूरी योजना थी। और फिर 6:52 पर धमाका हो गया। सिर्फ 30 मिनट में पूरी कहानी खत्म हो गई। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की है कि कार में डॉक्टर उमर ही था। उसकी मां के डीएनए सैंपल से मिलान करके शव की पहचान हुई है। एक बहुत अजीब बात सामने आई है जो पूरी प्लानिंग में सामने आई। वो ये कि जब डॉक्टर उमर सुबह कार लेकर निकला था तो बोनट पूरी तरह बंद था, लेकिन पार्किंग में जाने के बाद जब सीसीटीवी में कार दिखी तो बोनट हल्का खुला दिख रहा था। पार्किंग से निकलने के बाद बोनट रस्सी से बंधा हुआ था। ऐसा क्यों था? इसका जवाब फॉरेंसिक टीम को मिल गया है। बोनट के नीचे अमोनियम नाइट्रेट के कण मिले हैं। विस्फोटक बोनट में ही छुपाया गया था। शुरुआती जांच बताती है कि मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। पार्किंग में जाकर उमर ने आखिरी बार विस्फोटक को चेक किया और फिर हमला करने निकल पड़ा। अब सुनिए सबसे डरावनी बात। दिल्ली एनसीआर में अब भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जांच में पता चला है कि जैश का फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल धमाके के लिए करीब 3200 किलो विस्फोटक जमा कर चुका था, जिसमें से लगभग 2923 किलो बरामद कर लिया गया है। बाकी का 277 किलो विस्फोटक कहां छिपा कर रखा गया, इसका पता अब तक नहीं चला है। एजेंसी को शक है कि बचा हुआ विस्फोटक फरीदाबाद में ही किसी जगह छिपाया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक और खुलासा सुनिए। आतंकी धमाके के पीछे अब तक 5 कारों का पता चल चुका है और जांच बता रही है कि कुल 32 कारों में विस्फोटक भरकर पूरे देश में धमाके करने की योजना थी। पहली कार थी सफेद रंग की हुंडई i20, जिसमें धमाका हुआ।
दूसरी कार है लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट, जो 12 नवंबर को फरीदाबाद में लावारिस हालत में मिली। ये भी उमर की ही थी और इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को किराए के कमरे तक लाने में किया जाता था। तीसरी कार है लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर, जिसका लिंक डॉक्टर शाहीन से है। ये कार डॉक्टर शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल को इस्तेमाल के लिए दी थी। इसी कार से पुलिस को पहले असॉल्ट राइफल्स मिली थी। चौथी कार सफेद ऑल्टो है, जो लखनऊ में पकड़ी गई। इस कार का रिश्ता शाहीन के भाई परवेज अंसारी से है। पांचवी कार है सिल्वर कलर की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो डॉक्टर शाहीन की है। सवाल यह है कि क्या इस कार का इस्तेमाल भागने के लिए करना था या इससे भी धमाका किया जाना था। बम निरोधक दस्ता इसकी जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने हमलों में इस्तेमाल के लिए i20 और इको स्पोर्ट कार को मॉडिफाई किया था। जांच टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इसी तरह की और भी गाड़ियां तैयार की गई थीं। इस ब्लास्ट में जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया, उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये कार पिछले 11 साल में 5 बार बिक चुकी थी। सबसे पहले 18 मार्च 2014 को नदीम ने गुरुग्राम के शोरूम से कार खरीदी थी। फिर 2017 में नदीम ने गुरुग्राम के शांतिनगर में रहने वाले सलमान को बेच दी। मार्च 2024 में सलमान ने एक्सचेंज ऑफर के तहत पुरानी कार की खरीद फरोख्त करने वाली एजेंसी के जरिए कार दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी, लेकिन उसके नाम पर रजिस्टर नहीं हो पाई। चौथी बार देवेंद्र ने एक्सचेंज ऑफर में कार फरीदाबाद के अमित पटेल को बेच दी और फिर पांचवी बार 29 अक्टूबर 2025 को आमिर रशीद ने OLX के जरिए अमित से 1,70,000 रुपए में खरीद ली। आमिर से पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर नबी ने ही पैसे देकर कार खरीदवाई थी। कार का इंश्योरेंस अभी बाकी था, लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, जबकि RC अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए 20-25 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही धमाका कर दिया गया। हरियाणा पुलिस अब कार डीलर से पूछताछ कर रही है। अब आते हैं असली खतरे की जड़ पर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर 70 एकड़ में फैली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसको चलाता है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट के चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। पूरा ट्रस्ट सिद्दीकी परिवार के कंट्रोल में है। एक स्टाफ मेंबर ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर साल अरब देशों से बड़ी फंडिंग आती है। यूनिवर्सिटी को देश के बाहर से डोनर्स मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी MBBS के लिए सालाना 16 लाख रुपए फीस लेती है और MD के लिए 3 लाख से लेकर 30 लाख रुपए सालाना तक की फीस है। इतनी भारी भरकम फीस के बावजूद विदेशी फंडिंग का आना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब सरकार ने ED को इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही एजुकेशन बॉडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन थ्रीमा नाम के एक एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप को स्विट्जरलैंड के डेवलपर्स ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इन तीनों डॉक्टर्स ने प्राइवेट थ्रीमा ग्रुप बनाया था। इसमें वो संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे और लोकेशन की जानकारी शेयर करते थे। सभी धमाकों की पूरी प्लानिंग इसी ग्रुप के जरिए हुई थी। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे ऑपरेशन को तुर्की की राजधानी अंकारा से कंट्रोल किया जा रहा था। वहां बैठा एक हैंडलर थ्रीमा ऐप के जरिए इन डॉक्टर से बात कर रहा था और सभी निर्देश वहीं से आ रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि इस ब्लास्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क शामिल था। भारत के अंदर और बाहर से मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। अब जांचकर्ताओं के पास इन चैट्स का डेटा आ चुका है। ये डेटा इस बात का सबूत है कि कितने और लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे और आगे का प्लान क्या था। कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ के अलावा इस केस का कनेक्शन कानपुर से भी जुड़ा है। यूपी ATS ने कानपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, जो 32 साल का है और GSVM मेडिकल कॉलेज में MD कार्डियोलॉजी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। डॉक्टर आरिफ भी कश्मीर के अनंतनाग से है। जांच में पता चला है कि वो डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में था। ब्लास्ट वाले दिन डॉक्टर आरिफ उन लोगों से फोन पर बात कर रहा था जो डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े थे। ATS ने आरिफ के घर की तलाश ले ली और उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए।
अब तक जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ ऐसे हैं जिनका रिश्ता उमर और मुजम्मिल से है या जिनका लिंक शाहीन से मिला है। लगातार दबिश दी जा रही है और तलाशी ली जा रही है। ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब टेरर फंडिंग की पूरी जांच होगी। जैश-ए-मोहम्मद ने इस बार आतंक फैलाने के लिए नया तरीका अपनाया है। पढ़े लिखे लोगों और डॉक्टर्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया है। इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। यह खतरे की घंटी है कि आतंकवाद अब सिर्फ अनपढ़ या गरीब लोगों तक सीमित नहीं है। और आखिर में मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूं कि आज हम सब लोग, आप शायद अपने घर में, दफ्तर में बैठे होंगे, मैं भी अपने दफ्तर में हूं, हम सब इस समय सुरक्षित हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसीज किस तरह से दिन रात मेहनत कर रही होंगी ताकि आगे भी हम और आप सुरक्षित रह सकें। तो अपनी सुरक्षा के लिए एक बार उन्हें धन्यवाद कहना मत भूलिएगा।